नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। हर साल फरवरी का महीना आते ही देश के करोड़ों घर में एक ही सवाल गूंजने लगता है, इस बार बजट में मेरे लिए क्या है। किचन में बैठी गृहिणी सोचती है, क्या इस बार दाल सस्ती होगी। ऑफिस जाने वाला मिडिल क्लास कर्मचारी पूछता है, क्या इनकम टैक्स में कुछ और राहत मिलेगी। खेत में मेहनत करता हुआ किसान ये उम्मीद करता है कि क्या फसल की सही कीमत मिलेगी। और युवा जो डिग्री हाथ में लेकर नौकरी की लाइन में खड़ा है, वो जानना चाहता है क्या इस बजट में उसका भविष्य सुरक्षित होगा। आज हम बात कर रहे हैं आर्थिक बजट 2026 की। एक ऐसा बजट जिसे सरकार ने आम आदमी, महिलाओं, किसानों और युवाओं का बजट बताया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बजट वाकई आम आदमी तक पहुंच पाया या फिर उम्मीदों और हकीकत के बीच एक और फासला बन गया। मिडिल क्लास के लिए दूरदर्शी सोच। मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है? और दूसरा, अभी मैं एक शो करके आया हूं, उसमें लोग पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है। बजट में क्या है? महंगाई से नहीं राहत, टैक्स का बोझ बरकरार, टैक्स में भी कोई रिबेट नहीं थी, जो पुराना सिस्टम था वही चल रहा है और लिमिट भी नहीं बढ़ाई। इससे राहत की उम्मीद नहीं है, लगता है कि महंगाई और बढ़ेगी। राहत नहीं, बचत का दिया संदेश। Talking with states about their borrowing can only be done as a nudge conversation. Beyond that, the center cannot do. Equally, if you look at it, the center is also under Article 293(3), duty bound to make sure that the borrowings of the states are also monitored in a way. We can't curb them, but beyond their FRBM, we can sit with them and have a conversation. But that's about where it is. And I think largely states understand their duty under the FRBM Act. So I leave it there. You understand. ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब संसद में बजट 2026 पेश किया, तो सबसे पहला आंकड़ा जिसने सबका ध्यान खींचा, 53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इतिहास का सबसे बड़ा बजट। इतना बड़ा कि आम आदमी के लिए इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सरकार ने कहा, ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, रेलवे को नया विस्तार मिलेगा और भारत 2047 के लक्ष्य की ओर एक और कदम आगे बढ़ाएगा।
2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। इस बजट से मिडिल क्लास को खासी उम्मीदें थी। आयकर में छूट और महंगाई पर काबू जैसे ऐलान के इंतजार कर रहे थे। सीनियर सिटीजन को भी रेल किराए में छूट समेत कई उम्मीदें थीं, लेकिन आम आदमी से जुड़े कोई बड़े ऐलान नहीं हुए। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसी को कहा जाए तो वो है मिडिल क्लास। न गरीब जिसे सरकारी मदद की सीधी जरूरत हो, न अमीर जिसे बजट की परवाह न हो। महंगाई में राहत तो नहीं मिल रही है। बजट मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आया नहीं है, ऐसा लगता है। टैक्स में भी कोई रिबेट नहीं थी, जो पुराना सिस्टम था वही चल रहा है और लिमिट भी नहीं बढ़ाई। इससे राहत की उम्मीद नहीं है, लगता है कि महंगाई और बढ़ेगी। मिडिल क्लास को काफ़ी उम्मीदें थी कि हर चीज़ सस्ती होगी, वो कोई भी सस्ती नहीं हुई और आज भी महंगाई इतनी है और दिन पे दिन बढ़ ही रही है। तो बजट में कोई प्रावधान ऐसा नहीं हुआ जिससे कि हम लोग आपस मध्यम वर्ग को कोई फायदा मिल सका हो। आज की तारीख में कोई भी फायदा नहीं मिला किसी भी क्षेत्र में। जैसा कि देखा गया है कि मिडिल क्लास के लिए तो कुछ नहीं है, मगर बाकी वर्गों के लिए तो बजट में बहुत कुछ दिया है। इससे आम जनता जो है वो ज़्यादा लाभान्वित होगी। इस बजट में मिडिल क्लास के लिए बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई है। और इसके अलावा जो है कि आपका बजट जो है नॉर्मली कुछ चीज़ें जो है उसमें कम हुआ है, लेकिन वो उस हिसाब से देखा जाए तो मिडिल क्लास में उतना कुछ नहीं। मिडिल क्लास वो तबका है जो टैक्स भी देता है, देश भी चलाता है और उम्मीद भी हमेशा उसी से की जाती है कि वो समझौता कर लेगा। मिडिल क्लास की रोजमर्रा की लड़ाई मिडिल क्लास की सुबह अलार्म से नहीं, जिम्मेदारियों से शुरू होती है। होम लोन की ईएमआई, कार लोन की किस्त, बच्चों की स्कूल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम और हर महीने का वही सवाल, इस बार खर्च कैसे मैनेज होगा। ऊपर से महंगाई, सब्जी महंगी, दूध महंगा, दवा महंगी, पेट्रोल डीजल महंगा। और जब सैलरी आती है तो खुशी से पहले ईएमआई की लिस्ट सामने आ जाती है। लेकिन इस साल मिडिल क्लास यानी सैलरी पाने वाले लोगों के लिए कोई नई टैक्स राहत नहीं है, क्योंकि सरकार ने पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। बजट में टैक्स सिस्टम को वैसा ही रखा गया है, जिसके तहत 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री रहेगी। 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ने पर टैक्स फ्री इनकम बढ़कर 12,75,000 रुपए हो जाती है। इस साल टैक्स स्लैब में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। टैक्स को आसान बनाया गया। बजट का मकसद मिडिल क्लास को राहत देने के लिए विदेशों से आने वाले पैसों पर नियमों का बोझ और कस्टम ड्यूटी कम करना है। फोकस लंबे समय की घरेलू बचत को सुरक्षित रखने और साथ ही टैक्स पेयर्स के ओवरऑल अनुभव को बेहतर बनाने पर भी है। बजट में विदेशों के टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स
को मौजूदा 5% और 20% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत शिक्षा और मेडिकल मकसद से भेजे जाने वाले पैसे पर भी टीसीएस 5% से घटाकर 2% किया जाएगा। सस्ती दवाएं, प्रोडक्ट्स। ड्यूटी में छूट मिलने से करीब 17 कैंसर की दवाएं सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा 7 दूसरी दुर्लभ बीमारियों की दवाओं के लिए ड्यूटी फ्री पर्सनल इंपोर्ट की इजाजत होगी। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट में माइक्रोवेव ओवन, टीवी इक्विपमेंट, लेदर गुड्स और फुटवियर बनाने में इस्तेमाल होने वाले जरूरी और महंगे कंपोनेंट भी शामिल हैं। Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. कैंसर जैसे असाध्य रोगों की 17 दवाइयां का पैसा कम करके मोदी सरकार ने तय किया है कि वो आम जनमानस को थोड़ा राहत उसने दी है। दूसरी बात, हम लोग पर्यावरण अनुकूलता की बात करते हैं। पर्यावरण अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए जो उन्होंने सौर ऊर्जा संयंत्र अपने लगवाने के लिए आम जनमानस को जो सुविधा दी है, जिससे वो 300 यूनिट बिजली का उत्पादन खुद कर सकता है, इससे भी खासी राहत मिलेगी। और ख़ास तौर पे मेडिकल शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए जो उन्होंने बजट में प्रावधान रखा, मेडिकल शिक्षा को सस्ता किया है, जिससे मेडिकल क्षेत्र में और नौकरियां आने की भी आशा हम लोगों के मन में जाग गई है। रोजगार पर जोर। सरकार ने कैपिटल खर्च का बजट बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर दिया है। इसके अलावा रेलवे और टूरिज्म सेक्टर के लिए भी आवंटन किया गया है, जिससे रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर भी ध्यान दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा। किसानों के लिए नहीं हुआ ये ऐलान। किसानों को उम्मीद थी कि पीएम किसान योजना का बजट बढ़ाया जाएगा और इसको 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार के बजट में इसे नहीं बढ़ाया गया है। वहीं फसलों के एमएसपी को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। सीनियर सिटीजन को छूट नहीं। उम्मीद थी कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बीमा योजना सपोर्ट और रेलवे ट्रेन टिकट में रियायतें दी जा सकती हैं, लेकिन बजट में सिर्फ रेल कॉरिडोर का ही ऐलान किया गया है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए
टीडीएस कटौती में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। शेयर बाजार के निवेशकों को भी झटका। बजट में शेयर बाजार निवेशकों को बड़ा झटका दिया गया है। एफएनओ ट्रेडर्स के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज को बढ़ा दिया गया है, जबकि उम्मीद थी कि इसमें कटौती हो सकती है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीद थी कि इसमें कटौती करके बड़ी राहत निवेशकों को दी जा सकती है। किसी भी राष्ट्र की मजबूती दो सबसे मजबूत स्तंभों पिलर्स पर टिकी होती है। पहला उसकी सीमाओं की सुरक्षा, दूसरा उसके नागरिकों का कल्याण। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक देश में रक्षा बजट और आम आदमी के लिए चल रही योजनाएं केवल सरकारी खर्च नहीं, बल्कि विकसित भारत की दिशा में एक रणनीतिक निवेश है। I present the budget for the year 2026-2027. सबसे बड़ा रक्षा बजट। किसी भी राष्ट्र की मजबूती दो पिलर पर टिकी होती है। पहला उसकी सीमाओं की सुरक्षा और दूसरा उसके नागरिकों का कल्याण। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में रक्षा बजट और आम आदमी के लिए योजनाएं केवल सरकारी खर्च नहीं, बल्कि विकसित भारत की दिशा में रणनीतिक निवेश हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नवे बजट को पेश करते हुए ये साफ कर दिया कि देश की प्राथमिकताएं क्या हैं। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब देश सुरक्षित होता है और नागरिक सशक्त होते हैं, तभी विकसित भारत का सपना वास्तविकता में बदल सकता है। सरकार, समाज और नागरिकों की कोशिशों से ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.84 लाख करोड़ किया गया। डिफेंस बजट में ये 15.2% की बढ़ोतरी की गई है। अत्याधुनिक हथियारों की खरीद, सेना के आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ के मुकाबले 2.19 लाख करोड़ खर्चे जाएंगे। ये पूंजीगत खर्च में करीब 22% की बढ़ोतरी है। रक्षा बजट में बढ़ोतरी क्यों जरूरी? विकसित भारत का लक्ष्य केवल ऊंची इमारतों या तेज आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र बनाने की है जिसकी सीमाएं सुरक्षित हों, नागरिक आत्मनिर्भर हों, लोगों के पास समान अवसर हों और सबके लिए विकास हो। रक्षा बजट देश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और कल्याणकारी योजनाएं सामाजिक संतुलन बनाती हैं। यही बैलेंस भारत को एक मजबूत, समावेशी और विकसित राष्ट्र बनाता है। रक्षा बजट बढ़ाना खर्च नहीं, देश की सुरक्षा में निवेश है। भारत की सीमाएं संवेदनशील हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ चुनौतियां बनी रहती हैं। आज युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़े जाते। ड्रोन, साइबर वॉर, मिसाइल डिफेंस, एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी अहम हैं। रक्षा बजट बढ़ाने से स्वदेशी हथियार बनेंगे, आयात कम होगा, देश में रोजगार बढ़ेगा। जो जवान जान जोखिम में डालते हैं, उन्हें बेहतरीन संसाधन मिलना जरूरी है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें रक्षा क्षेत्र में
आत्मनिर्भरता बढ़ाकर न केवल सुरक्षा को मजबूत करती हैं, बल्कि रोजगार सृजन और तकनीकी विकास के लिहाज से भी जरूरी है। Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी उत्पादन बजट का अहम हिस्सा है। एमएसएमई, स्टार्टअप्स और घरेलू उद्योगों को वित्तीय सहायता देकर रोजगार और निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया गया है। शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजटीय प्रावधान ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत की युवा आबादी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत बने। नई शिक्षा नीति, डिजिटल लर्निंग और स्वास्थ्य बीमा योजनाएं इस दिशा में उठाया गया अहम कदम है। I present the budget for the year 2026-2027. तो साफ है, एक सुरक्षित राष्ट्र ही समृद्ध भविष्य की गारंटी दे सकता है। जहां सीमाओं पर रक्षा बजट के जरिए अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों का जाल बिछाया जाए, वहीं जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम नागरिकों की आत्मनिर्भरता में धार दी जा रही है। वित्त मंत्री भी यही कर रही है, भारत सरकार भी यही कर रही है। भारत विशेष में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।